एवरग्रीन होशियारी प्रेजेंट्स वह जिंदगी की एक ऐतिहासिक प्रस्तुति जैन रत्न। जैन रत्न के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री लालचंद जी, श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी, कोलकाता। इन एसोसिएशन विथ श्री संतोष जी, श्रीमती ललिता जी, श्री अरिहंत जी, श्रीमती सोनी जी, गुंजन, मायशा, समायरा सेठी जैन, सिद्धायतन, कोलकाता। श्री दिनेश जी, श्री अखिलेश जी, श्री सर्वेश जी, श्री अमन जी, श्री वैभव जी जैन, ओम कैपिटल, कोलकाता। श्री सुरेश चंद जी, श्रीमती रजनी जी, श्री सौरभ जी, श्रीमती निधि जी जैन, पहाड़िया, SSJ फाइनेंस, मुंबई। श्री नेमी चंद जी, श्रीमती बिमला देवी, श्री दिलीप जी, श्रीमती बबीता देवी, श्री कौशिक जी, श्रीमती श्रेया गंगवाल, गंगवाल ग्रुप, कोलकाता। श्री महावीर प्रसाद जी, श्री संजय जी, श्रीमती राखी जी, सौरभ काला, इस्पात इंडिया, कोलकाता। जय जिनेंद्र। एवरग्रीन होशियारी प्रेजेंट्स वह जिंदगी की अद्भुत प्रस्तुति जैन रत्न में मैं चांदनी सरावगी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप हमारा यह अद्भुत एपिसोड जैन रत्न को लगातार देख रहे हैं और बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही लगन के साथ मैं आप सभी के सामने लाए जा रही हूँ लगातार पूरे भारत वर्ष में फैले हुए ऐसी जैन प्रतिभा को जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत एवं परिश्रम से ना सिर्फ अपनी पर अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। आज के इस एपिसोड में जिन जैन प्रतिभाओं से हम मिलेंगे उन्होंने अपनी पूरे जी जान से अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। उनके नाम इस प्रकार है। सुकेश जैन, DIG, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, जो देश के सबसे कम उम्र के DIG बनकर अपनी सेवा दे रहे हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कई बार पुरस्कृत भी किया गया है। राजेंद्र सुखानंद पाटनी, कारंजा, महाराष्ट्र के MLA, भारत के गिने चुने MLA में से एक, जो लगातार कई सालों से चुनाव जीतकर अपने क्षेत्र को सेवाएं दे रहे हैं। दिल्ली के स्वदेश भूषण जैन, भारतीय मीडिया में एक प्रभावशाली नाम, जो देश के प्रसिद्ध अखबार पंजाब केसरी के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं। और राज जैन, कोलकाता, दृष्टिहीन होने के बावजूद मात्र 20 साल की उम्र में गायन और संगीत में अद्भुत प्रतिभा दिखा रहे हैं। एक धारणा है कि हमारे जैन समाज में लोग व्यवसाय में ही ज़्यादा सफल है। मेरी भी यही धारणा थी, पर जैन रत्न बनाने के क्रम में जब मैं देश के कोने कोने में घूमा और जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया, तो इस दौरान मैंने देखा कि प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में भी हमारे जैन समाज की काफ़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन रत्न के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज बहुत खुश हूं। मेरी खुशी का कारण यह है कि आज मैं बंगाल के खड़गपुर में हूं, जो कलकत्ता से करीब 2 घंटे की दूरी पे है। और जिस व्यक्ति से आज जैन रत्न में मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं वो हैं DIG, और भारत के यंगेस्ट DIG के रूप में जिनका नाम एक रिकॉर्ड भी बन गया है, और उनका नाम है सुकेश जैन।
सुकेश जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुकेश जी, मुझे जानकारी मिली कि आप केवल 36 साल के हैं और आप 36 साल में डीआईजी भी बन गए, जो देश के सबसे यंगेस्ट डीआईजी के रूप में आपकी पहचान हुई। कैसा लगता है आप? बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा गर्व भी होता है जब हम अपने माता पिता को देखते हैं, उन्हें हमें देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो बड़ा अच्छा लगता है इस चेयर पे, इस उम्र पे बैठ के। आप किस उम्र में आपने आईपीएस की परीक्षा पास की थी? मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपना 22वां जन्मदिन इस सर्विस में आने के बाद मनाया था। 21 साल और करीब 11 महीने की उम्र में मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो गया था। सुकेश जी, कैसा रहा आपका बचपन? आपने कहाँ पढ़ाई की थी? बचपन हमारा पूरा गांव में बीता। मैं एक थानागाजी गांव है अलवर ज़िले में, मैं वहीं से बिलोंग करता हूं। सरकारी स्कूल से हम लोग पढ़े, हिंदी मीडियम स्कूल से हम लोग पढ़े। काफ़ी सीमित संसाधन थे, लेकिन मन में एक विचार था कि कुछ करके दिखाना है। सुकेश जी, आप इतने फिट हैं, आप तो ग्लैमर के क्षेत्र में भी जा सकते थे। मेरा ये मानना है कि हर इंसान को फिट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिट हैं तो आप अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और भी अच्छे से निभा सकते हैं। आपका आउटपुट और बढ़ सकता है। तो इस फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? मैं वही बोलने जा रहा था कि जैन समाज के इवन सभी जो बच्चे हैं उन सभी को बोलना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें भी, बट एट द सेम टाइम आप लोग अच्छा खाना खाएं और कुछ एक्सरसाइज करें, फिट रहें। क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में अपना बेस्ट दे पाएंगे। आप क्या क्या करते हैं फिटनेस के लिए? मैं रोज़ सुबह जिम जाता हूँ और शाम को मैं कोई ना कोई गेम खेलता हूँ। मैं टेनिस खेलता हूँ या बैडमिंटन खेलता हूँ, कभी मैं दौड़ने भी जाता हूँ। आपकी पहली पोस्टिंग बंगाल में हुई थी और आज करीब 14 साल हो गए। इन 14 सालों के दौरान आपने बंगाल को किस किस पद के रूप में अपनी सेवाएं दी? मैंने शुरू किया कूच बिहार से, जो नॉर्थ बंगाल में है। वहाँ के बाद मैं यहीं खड़गपुर में करीब 13 साल पहले एसडीपीओ था। हावड़ा में उसके बाद में मैं एडिशनल एसपी रहा। पश्चिम मिदनापुर जिस समय नक्सल प्रॉब्लम काफ़ी बड़े जोरों पे थी, उस समय यहाँ पे मैं एडिशनल एसपी था। इसके अलावा मैं 3 जिलों में एसपी रहा। मैं एसपी ईस्ट मिदनापुर रहा, मैं एसपी हावड़ा रहा, मैं एसपी हुगली रहा। उसके बाद मैं अभी डीआईजी हूँ पिछले 6 महीने से, और मेरे अंडर में अभी 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें से 3 नक्सल अफेक्टेड हैं। तो हम लोग अभी भी कोशिश करते हैं कि बंगाल को एक शांत बंगाल हम लोग बना सकें, क्राइम फ्री बंगाल बना सकें। आपकी सेवाओं से हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफ़ी प्रभावित हैं। तो आपने ऐसा क्या किया जो उनके मन में आपने एक छाप छोड़ रखी है? जब माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमें एसपी बनाया तो काफ़ी चैलेंज था, क्योंकि ये एसपी बंगाल में काफ़ी बड़े बड़े ज़िले हैं जिनकी पॉपुलेशंस 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख तक है। तो उस इतनी बड़ी जनसंख्या को लेके वहाँ पे क्राइम कंट्रोल करना, वहाँ पे लॉ ऑर्डर कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो उन चैलेंजों को हम लोगों ने कोशिश की, मेहनत की और रिज़ल्ट भी मिला। ज़िले काफ़ी पीसफुल रहे। मैं लगातार 8 साल यहाँ पे एसपी रहा। तो कहीं ना कहीं हमारे काम से मैडम खुश हुई और यही नतीजा है कि मैडम भी हमें काफ़ी पसंद करती हैं। और मुझे 2017 में उन्होंने एक मेडल भी दिया उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। तो बड़ा अच्छा लगता है इन उपलब्धियों को पाके। आप जैन हैं, क्या मंदिर जाने का जो काम है या देव दर्शन करना है, आपको मौका मिलता है? मैं जहाँ भी रहता हूँ कोशिश करता हूँ कि हर दिन मंदिर जाऊँ। जैसे मैं खड़गपुर में हूँ, यहाँ पे एक शांतिनाथ भगवान का बड़ा अच्छा मंदिर है, तो मैं हर दिन मंदिर जाता हूँ। इससे पहले मैं जब हुगली का एसपी था तो चिंसुरा में हमारा जैन मंदिर था, वहाँ भी मैं रोज़ जाया करता था। तो मैं जहाँ भी रहूँ कोशिश करता हूँ कि हर दिन मंदिर जा सकूँ। इवन कुछ दिनों पहले ही मैं पारसनाथ की जो शिखर जी है, हम लोगों का तीर्थ स्थान है, वहाँ भी मैं पहाड़ चढ़ के आया था। मैं जैन रत्न के सिलसिले में पूरे भारत में घूमा, कई पदाधिकारियों के कार्यालय में, ऑफिस में गया, लेकिन आज आपकी ऑफिस में जो मैंने एक चीज़ देखी है वो बिल्कुल नई है कि नमोकार मंत्र को आपने अपने चैम्बर में लगाया है। ये मैंने पहली बार देखा है। सुकेश जी, लाखों लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खासकर युवा वर्ग भी देख रहा है। आप क्या उन्हें प्रेरणा देंगे कि वो भी आपकी तरह अपनी ज़िंदगी को बना ले वाह ज़िंदगी? मैं चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन इन प्रशासनिक सेवाओं में आएँ, क्योंकि इन सेवाओं के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं एक मौका मिलता है कि हम समाज के लिए, देश के लिए, अपने राज्य के लिए उसकी उन्नति में हम लोग भागीदार बन सकते हैं।
सुकेश जी, आप जैन रत्न का हिस्सा बने, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैंने आपका प्रोग्राम देखा है कि आप जैन प्रतिभाओं की बातों को लाखों लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। इन सभी लोगों के पास हमारी जो सोच है, हमारे जो संघर्ष हैं, उन लोगों के पास पहुंचते हैं। आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के लोग और भी आगे बढ़ें, इन सेवाओं में आएँ और इस देश में कहीं ना कहीं ये समाज अपनी छाप छोड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सराओगी वाह जिंदगी के इस विशेष श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं मुंबई में हूं। मुंबई में मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठा हूं जो राजनीति में है, जो भारत के गिने चुने जैन एमएलए में से एक है। और आज मेरे साथ बैठे हैं महाराष्ट्र कारंजा के एमएलए श्री राजेंद्र पाटनी। राजेंद्र जी, वाह जिंदगी की इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत। नमस्कार। ये फील्ड आपने चुना, करीब 60 साल 70 साल पहले इस फील्ड में बहुत सारे लोग थे, अब तो गिने चुने रह गए। तो आपने ये फील्ड क्यों चुना, कैसे चुना? मैं जब शॉप में बैठता था, 20-21 साल का था, तो मेरा एक ड्राइवर था। तो मैंने कहा था कि मुझे नगर पालिका का चुनाव लड़ना है। तो घर के सभी लोग बोले नहीं लड़ना है, नगर निगम में नहीं जाना है। तो मैंने मेरा ड्राइवर को खड़ा करके उस वक्त काउंसिलर बनाया था। फिर 97 में एमएलसी का चुनाव, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कहते हैं, हमारे यहाँ बुल्ढाना, अकोला और वाशिम डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट का होता है। और फिर 97 में पहला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एमएलसी का चुनाव मैंने लड़ा था। 97 से 2003 तक मैं एमएलसी था। फिर 2004 से 2009 विधानसभा का कारंजा से ही एमएलए बोल करके काम किया। फिर 2009 का चुनाव में डिफीट हुआ था। फिर 2014 में मैंने बीजेपी ज्वाइन की और अभी बीजेपी से एमएलए हूँ। जुडिशियल में जैन है, मीडिया में जैन है, एडमिनिस्ट्रेशन में जैन है, केवल एक क्षेत्र राजनीति का ही रह गया जिसमें जैन कम है। तो क्या करना चाहिए लोगों को? क्या सब प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोगों को कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय रिटर्न क्या ये सोचते हैं हम लोग। और राजनीति ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसकी समाज सेवा की भावना है, जिसको एक क्षेत्र में कोई बगैर अपेक्षा से काम करना है, वही इस क्षेत्र में सर्वाइव कर सकता है। जैन इस क्षेत्र से दूर है, लेकिन इसके बगैर हम आने वाले भविष्य में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मांगी तुंगी जी तीर्थ क्षेत्र था, मुझे माता जी ने बुलाया था, उनके 2-3 मैसेज आए थे, मैंने जा नहीं पाया 2-3 महीने। तो फिर मैं एक दिन गया, तो बोले मांगी तुंगी जी का ऐसा ऐसा प्रोग्राम है। फिर हम सीएम साहब से मिले, सबरी उनकी टीम मिली। आज मांगी तुंगी जी में लगभग 55 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने फर्स्ट फेस में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पानी के लिए, रोड के लिए, बिजली के लिए खर्चा किया। यदि मैं ऐसा मानता हूँ कि हम राजनीति में नहीं रहते तो नहीं होता, तो हमको कुछ करवाना भी है तो इसके बगैर नहीं होगा। तो इस क्षेत्र में समाज का जो भी व्यक्ति आता है, समाज ने उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए। उसको ये कहना चाहिए कि इस क्षेत्र में तुमको काम करना है, बाकी हर चीज़ के लिए समाज आपके पीछे खड़ा है। आपने एक एमएलए के रूप में समाज के लिए या जैन समाज के लिए क्या उल्लेखनीय कार्य किए? समाज के किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति मेरे पास जो गवर्नमेंट कंसर्न वर्क लेकर के आया है तो वो करने की कोशिश की है। जैसा मैंने मांगी तुंगी जी का एग्जाम्पल दिया, कहीं का भी एग्जाम्पल रहो, तो उस क्षेत्र में ऐसा कोई भी आदमी आपको मेरी कंप्लेंट नहीं कर सकेगा कि मैं पाटनी जी के पास गया और समाज का काम था और उस काम में मैंने हेल्प नहीं की। मैं तो ये कहता हूँ कि समाज ने बहुत बड़े क्षेत्र में बड़े प्रमाण पे इसमें आना चाहिए, नहीं आते हैं। ये बहुत मतलब जिसको बोलेंगे खेदजनक बात है, ऐसा भी कहा तो कोई गलत नहीं होगा। राजेंद्र जी, लाखों लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आपको वाह जिंदगी की इस ऐतिहासिक श्रृंखला के द्वारा आपको देखें, आपको सुने, आपके विचारों को जाने। उनको आप क्या संदेश देंगे, क्या प्रेरणा देंगे? मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अभी ग्लोबलाइजेशन में बहुत तेज़ी से हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। हम लोग पुराने किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, कटलरी की दुकान, छोटे मोटे बिजनेस कर कर के इस क्षेत्र में काम करने का, बिजनेस करने का हम लोग का तरीका था। आने वाले फ्यूचर में ये कितना सर्वाइव होगा पता नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत तेज़ी से आगे जाने का काम करना चाहिए। हमारी हर घर का हर बच्चा समाज का कैसा पढ़े, इस और समाज को काम करने की बहुत आवश्यकता है।
भविष्य में जो पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, इस बदलते युग में वो टिकेगा नहीं। पाटनी जी, आप हमारे वाह जिंदगी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का एक हिस्सा बने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। एवरग्रीन होशियारी प्रेजेंट्स जैन रत्न में अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। Evergreen Hoshiari. It is not only brand of all types of designer fabrics. It is trusted and reliable knitted cloth manufacturer and trader in all over India. एवरग्रीन होशियारी। महान तीर्थ क्षेत्र श्री संवेद शिखर जी के सिद्धायतन में निर्मित हो रहा है भव्य आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं भक्तामर ध्यान केंद्र। मात्र 1,51,000 की सहयोग राशि प्रदान कर आप भी जुड़ सकते हैं इस पवित्र योजना से। संपर्क करें। वह जिंदगी एक अद्भुत और लोकप्रिय टेलीविजन शो जिसने अपने 325 एपिसोड प्रसारित कर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी 9331722031, सबिता पाटनी 9038348983। एवरग्रीन होशियारी प्रेजेंट्स वह जिंदगी की अद्भुत प्रस्तुति जैन रत्न में मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। चलिए हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जैन रत्न से मुलाकात करते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी आप सबका जैन रत्न कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और आज मैं इस समय आ गया हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो भारत के लोकतंत्र में मजबूत स्तंभ समझे जाने वाले पत्रकारिता के क्षेत्र में इस व्यक्ति ने अनेकों काम किए हैं और काफ़ी ऊंचाइयों को छुआ है। और वर्तमान में वो पंजाब केसरी जो भारत का लोकप्रिय अखबार है उसके वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है। स्वदेश भूषण
जैन। सुदेश जी, वाह जिंदगी के इस जैन रत्न कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका श्राव जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यह कार्यक्रम वाहिद ज़िंदगी के माध्यम से जैन समाज की प्रतिभाओं को जो आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, जिसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपने MBA किया। MBA करने वाला इंसान या तो व्यवसाय में जाता है या कॉरपोरेट जगत में जाता है, आपने पत्रकारिता के ही क्षेत्र को क्यों चुना? देखिए, ऐसा है, हमारा देश, डेमोक्रेसी जो है देश में, उसके 4 मेन पिलर्स हैं। उनमें से एक पिलर मीडिया है, और शायद यही एक प्रेरणा का विषय रहा होगा कि मीडिया की दुनिया से मैं जुड़ा। सुदेश जी, आप पत्रकारिता में आपने किन किन अखबारों के साथ या किन किन संस्थाओं के साथ आप जुड़े रहे? इस क्षेत्र में जो मेरी एंट्री हुई वो ही समाचार पत्रों के मालिकों की, ऑनर्स की एक ऑल इंडिया बॉडी है जिसका नाम है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। उस संस्था से भारतवर्ष के लगभग जितने अखबार हैं, चाहे बड़े हैं, मीडियम हैं या स्मॉल हैं, वो उससे जुड़े हुए हैं। उस संस्था में मुझे एक चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करने का मौका मिला, और उस मौके में मेरा मीडिया में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। और जब आज आप जैन प्रतिभाओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताते हुए और हमेशा इस बात को समझते हुए बड़ा गर्व होता है कि भारत के मीडिया, और पर्टिकुलरली जो प्रिंट मीडिया है हमारा, उस पर जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है। देश का सबसे बड़ा समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया, वो जैन परिवार का अखबार है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा समाचार पत्र लोकमत, वो जैन परिवार का है। गुजरात का सबसे बड़ा समाचार पत्र गुजरात समाचार, वो जैन परिवार का है। राजस्थान, वहाँ का सबसे बड़ा समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका है, वह भी जैन परिवार का है। ये तो बात आ गई हिंदी भाषी क्षेत्रों की। आप देखिए कि साउथ इंडिया में, केरला में जो नंबर 2 अखबार है मातृभूमि, वह भी एक जैन परिवार का समाचार पत्र है। सुदेश जी ने बहुत अच्छी बात आज मेरे से साझा की जो आप तक पहुंच रही है। हम अभी तक यही समझते थे कि हमारा जैन समाज शायद व्यवसाय में ही आगे है या धर्म में आगे है, लेकिन देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो पत्रकारिता समझी जाती है, जो मीडिया समझा जाता है, उसमें भी हमारा जैन समाज का काफ़ी बड़ा योगदान है। आप धर्म से भी जुड़े हैं या आप पत्रकारिता में ही आपका समय होता है? मैं देश की अनेक संस्थाओं से, जैन संस्थाओं से या जैन संस्थाओं से किसी न किसी रूप से जुड़ा हूं, और जो कुछ मेरे से बन सकता है वह योगदान उसमें मैं दूसरों की भलाई के लिए, उस संस्था के उत्थान के लिए, उस संस्था को बनाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है, मैं अपनी तरफ से करने का प्रयास करता हूँ। भूषण जी, जैन रत्न के कार्यक्रम के दौरान मैं देश के कोने कोने में मैं घूम रहा हूँ, और मैंने देखा कि हमारे जैन समाज की प्रतिभा आज हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर है। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि भारत में हमारा जैन समाज बहुत पीछे है। इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 नाम आते हैं, लोग जैन को भूल जाते हैं। इसका कारण क्या है? मेरा ये कहना है कि मैं दिगंबर हूँ, श्वेतांबर हूँ, जो भी हूँ, वो धार्मिक स्थान के अंदर तो हूँ। धार्मिक उसके जैसे ही दिल्ली से बाहर मैं कदम रखता हूँ, मैं अपने आप को जैन कहना शुरू करूँ, दिगंबर श्वेतांबर कहना भूल जाऊँ, तो आप ये देखिए जो शक्ति है हमारी, वो किस प्रकार से उभर कर सामने आएगी। मैं समस्त जैन व्यक्तित्व से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम अपने नाम के साथ जैन जरूर लिखें। हमारी प्रतिभाएं बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठी हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नाम के साथ जैन ना लिखे होने की वजह से हमें खुद को नहीं पता होता कि ये जैन हैं या नहीं हैं। स्वदेश जी, आप वाह जिंदगी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम जैन रत्न का एक
हिस्सा बने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन भावनाओं के साथ कि आप जो प्रयास जैन प्रतिभाओं को उभार कर देश के सामने लाने का कर रहे हैं, उसको आपको पूरी तरह से उसमें सफलता मिले और उस प्रोग्राम में 4 चांद लगें। जिन्हीं भावनाओं के साथ आपका पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जैन रत्न के द्वारा आप नित्य नई प्रतिभाओं से परिचित हो रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि देश के कोने कोने में जाकर मैं उन प्रतिभाओं से आपका परिचय करा रहा हूं। पर आज एक ऐसी प्रतिभा से मैं आपका परिचय करा रहा हूं जिसके साथ कुदरत ने काफ़ी क्रूर मजाक किया है। वो देख नहीं सकता है, पर उसने अपनी इस कमी पर विजय प्राप्त की है और वो इतना अच्छा गाना गाता है, इतना अच्छा सिंथेसाइजर बजाता है कि हम कह सकते हैं कि वो हमारे सेकंड रविंद्र जैन है। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन रत्न के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं और मैं बैठा हूं कलकत्ता में और मेरे साथ है 20 वर्ष का एक लड़का और जिसका नाम है राज। राज, मैंने देखा कि तुम एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो। तुम्हारे आंखों में क्या तकलीफ़ है? बचपन से ही मेरे को देखने में दिक्कत हुई। जब मैं छोटा था तब मेरे डॉक्टर से मुझे बताया कि मुझे रेटिना पिगमेंटोसा नाम की एक बीमारी है जिसमें मेरी विज़न धीरे धीरे लॉस हो जाएगी। पर क्योंकि मेरे मम्मी पापा इतने सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया और मुझे कभी लगने नहीं दिया कि मैं एक एबनॉर्मल बच्चा हूँ। मुझे हमेशा नॉर्मली ट्रीट किया, इसलिए शायद मैं आज ऐसा हूँ। तुम इतना अच्छा गा लेते हो, इतना अच्छा तुम संगीत के सुर के साथ तुम खेल लेते हो, ये तुमको कहाँ से ये प्रतिभा तुमको प्राप्त हुई? जब मैं छोटा था तब मैं ऐसे ही गाना गुनगुनाया करता था। तब मेरे घर वालों ने बोला कि ये बहुत अच्छा, इसकी आवाज़ अच्छी है, अगर इसको सिखाया जाए तो ये शायद इस फील्ड में कुछ नाम कर सके। तो जब मैं 10 वर्ष का था तब मेरे पापा ने मुझे संगीत सिखवाया और क्लासिकल संगीत से ही मैंने स्टार्ट किया था और आज करीब 9 वर्ष हो गए मुझे संगीत सीखते हुए और आज मेरा पूरा ज़िंदगी संगीत पर ही है। मैं उसी को अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। तो राज, तुम संगीत की साधना में लगे हो, संगीत को अपने जीवन का तुमने एक लक्ष्य बनाया है और निश्चित रूप से तुम बहुत आगे जाओगे। तो तुम इसमें क्या क्या करते हो? रियाज़ तो मैं संगीत में करता ही रहता हूँ हर दिन, पर जो मैं अपने वीडियोज़ बनाता हूँ उसमें कुल 4 स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले मैं अपने वीडियोस में जो म्यूज़िक होता है उसको अरेंज करता हूँ अपने ही कीबोर्ड से। फिर उसमें अपने वोकल्स रिकॉर्ड करके उसको एडिट करता हूँ। फिर फ़ोन से ही वीडियो शूट करके उसको एडिट करता हूँ। राज, तुमसे वाकई हमारे बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि भले ही भगवान ने तुम में एक कमी रख दी, लेकिन उन सब पे तुमने विजय प्राप्त कर ली है और तुम इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र को भी तुमने चुना है, उसमें तुम अपना अव्वल दे रहे हो। ये हम सबको प्रेरणा लेने की चीज़ है। तुमने बहुत सारे गाने गाए, तुम्हारी पसंद का कोई एक गाना मैं चाहूँगा कि तुम म्यूजिक के साथ मुझे गा के बताओ। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा। क्या करूं मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी
तेरी आंखों का ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया। मेरी आंखें भर आई कि हमारे समाज में ऐसी प्रतिभाएं हैं। रानू मंडल ने एक गाना गाया था और उसका एक वीडियो वायरल हो गया, वो रातों रात चर्चित हो गई। आज हमारे समाज में ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको हम मौका नहीं देते। मैं तो समाज से इतना ही चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जिसके साथ कुदरत ने अन्याय किया है, लेकिन इसमें जो कला है और इसमें जो आत्मविश्वास है, इसको हम अपने प्रोग्राम में बुलाएं, अपने कार्यक्रम में बुलाएं, इसे बढ़ावा दें। तो तुमने जो YouTube अपना चैनल बनाया है, उस YouTube पे अगर लोग तुमको देखना चाहें, तुम्हारे गाने को सुनना चाहें, तो किस नाम से सर्च करें? मेरे YouTube चैनल का नाम है रॉकिंग RJ राज, ROCKING RJ RAJ, रॉकिंग RJ राज। तुम्हारे ऊपर इसी तरह सरस्वती की कृपा बरसती रहे और इसी तरीके से तुम आगे बढ़ते रहो। तुम जैन रत्न के कार्यक्रम में शामिल हुए, तुमको धन्यवाद। तुमको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि तुम अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करो, तुम्हारा एक नाम हो और तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। वाह ज़िंदगी। धन्यवाद आपका। और सरस्वती की कृपा तो है ही मेरे पर मेरे गुरुवर हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज जो गिरनार में हैं, उनकी भी मुझ पर आशीर्वाद है और आज जो भी कुछ मैं हूँ उनके कारण हूँ। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया, जहाँ पर इतने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ हुए और मुझे भी उस बीच में एक मौका मिला। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और अब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी वह ज़िंदगी हो जाएगी इस कार्यक्रम के बाद। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इन जैन रत्नों से मिलकर आपके मन में एक उम्मीद जगी होगी कि आप भी अपने लगन से, अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को वह ज़िंदगी ज़रूर बना सकते हैं। अगर आपके आसपास, आपके समाज में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कड़ी परिश्रम से अपनी ज़िंदगी को वह ज़िंदगी बनाई है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें बेहद खुशी होगी कि वह ज़िंदगी की पूरी टीम उनके पास जाए और उनके ऊपर फिल्म बनाए और हमारे दर्शकों के सामने लेकर आए। और अब जाते जाते मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगी कि अपने परिवार की, अपनी सेहत की, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखिएगा और कुछ ऐसा करते रहिएगा जीवन में कि लोग कह उठे वाह ज़िंदगी।